आप सभी के लिए। ये आज का एडिटोरियल है, द हिंदू में पब्लिश हुआ है। लिखा किसने है? गार्गी पारसाई ने। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आखिरकार क्या बोल रहे हैं ये अपने एडिटोरियल में। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, और आप सपोर्ट कर सकते हैं मतलब शेयर और लाइक करके भी। तो बोल क्या रहे हैं, जैसे कि आप इनके टाइटल में देख पा रहे होंगे, पुट द फॉर्म लॉ ऑन होल्ड, अपहोल्ड द फार्मर्स राइट। तो आप फार्मर्स के जो अधिकार हैं उनको सही ठहराइए, और जो फॉर्म लॉ हैं उनको अभी के लिए क्या कीजिए, नज़रअंदाज कर दीजिए या आप साइड में रख दीजिए। इनका ये पूरा का पूरा शीर्षक का मतलब है। क्या है कैसा है, आप शीर्षक से ही समझ गए होंगे कि आखिरकार इनका आगे क्या मतलब होने वाला है। The Supreme Court recent suggestions to form joint panel to look into the demand for agitating farmer has given breather to government, although such an offer made officially at the outset was rejected by farmers group as a delaying tactic। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, अभी आपको मालूम होगा कि सुनवाई की थी, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि फार्मर मतलब जो आंदोलन है वो करते रहें, लेकिन उससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि आप एक कमेटी बनाइए और वो कमेटी देखेगी इन सभी चीज़ों को। लेकिन फार्मर्स ने क्या कहा, और ये गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी बात थी, है ना, ब्रीदर कंडीशन थी, मतलब एक सांस लेने वाली एक अच्छी स्थिति थी कि गवर्नमेंट तरह सुख चैन से बैठेगी। लेकिन जो फार्मर्स हैं एजिटेटिंग या जो प्रोटेस्ट करने वाले फार्मर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने ये कहा कि भाई ये चीज़ क्या है, डिले करवाने की पूरी साजिश है, तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव सी मोरल विक्ट्री इन सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन इन दैट टॉप कोर्ट डिड नॉट आउटराइट रिजेक्ट देयर डिमांड और राइट टू प्रोटेस्ट। तो यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद अदा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो एक अधिकार है, कौन सा अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है या प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, उससे सुप्रीम कोर्ट ने उनसे नहीं छीना। तो इस बात के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या दिया है, धन्यवाद किया है। और यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, ये आउटराइट। आउटराइट मतलब होता है एक साथ हुआ, संपूर्ण हुआ। तो ये एक संपूर्ण रूप से उनकी जो डिमांड है उसको रिजेक्ट नहीं किया, तो ये एक उनके लिए बहुत अच्छी बात है, फार्मर्स का ये कहना है। यहाँ पर ये आउटराइट तो हो गया एक, और यहाँ तो कुछ अच्छा हाँ, ये आउटसेट था। तो ये आउटसेट का मतलब क्या होता है, ये आरंभ करना या किसी चीज़ को शुरुआत करना। तो मतलब उन्होंने क्या किया, ये शुरुआत में ही उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। Agriculture producers are demanding a total repeal of new reform-oriented law that provide setting up private market outside of designated mandis, allow contract farming without government regulation, and also lift stockholding limit for farm producers। तो यहाँ पर इन्होंने जो हमारे किसान हैं, जिन्हें इनने किस एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स का नाम दिया है, उन्होंने ये कहा कि जो तीनों के तीनों जो लॉ हैं उनको रिपील कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि इससे प्राइवेट मार्केट को एंट्री मिलेगी फॉर्म उसमें, और जो आउटसाइड मंडी है, जो डेजिग्नेटेड आउटसाइड मंडी है, उसके पैरेलल प्राइवेटली ओन्ड कुछ मार्केट खड़े हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसका भी इन्होंने विरोध किया, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो बगैर किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के हो रही है। और साथ ही साथ जो लिमिट है किसी भी व्यक्ति के लिए, प्राइवेट स्टेक होल्डर के लिए, वो लिमिट की भी तय सीमा भी गवर्नमेंट ने उसमें छूट दे दी है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ का भंडारण कर सकता है अपने कोल्ड स्टोरेज में। उसके क्या प्रभाव होते हैं ये एक इकोनॉमिक्स का विषय है, वो अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर चीज़ें बहुत बढ़ जाएंगी। तो आप यही समझिए कि गवर्नमेंट ने स्टॉक होल्डिंग लिमिट को भी अलग कर दिया है, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो बगैर किसी रूल्स एंड रेगुलेशन वाला मार्केट बन जाएगा। तो दैट्स वाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स ने ये कहा कि इस जो लॉ है, ये जो 3 लॉ लाए गए हैं उनको क्या कर दिया जाए, रिपील कर दिया जाए। Although the court did not go into the merit of demand, its intervention paved the way for farmers' challenge to constitutional validity of the central government enacting law on agriculture, which is the state subject। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो गवर्नमेंट जो फार्मर्स की जो मेरिट्स हैं उनको तो ध्यान में नहीं दिया, लेकिन उसने एक रास्ता जरूर बना दिया है किस चीज़ के लिए, कि जो फार्मर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं इन फॉर्म लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली
कि भाई ये स्टेट का सब्जेक्ट है, सेंट्रल इस पर क्या कानून नहीं बना सकती। तो उसने एक जो रास्ता है वो जरूर दिखा दिया है। अ ग्रुप हैज़ बीन फॉर्म्ड ऑन हाउ टू अप्रोच द मैटर लीगली, और एक ग्रुप भी बन रहा है सॉरी, कि भाई जो इस चीज़ को देखेगा। वी दैट इट मे द starting point to farmer demand to relations to the new farm law was for mandatory payment of the minimum support price for not notified farm produce in private market to be set up। तो यहाँ पर सबसे पहली जो पॉइंट है फार्मर्स का वो क्या है कि जो प्राइवेट मार्केट आप सेटअप होंगे या जो पैरेलली होंगे वहाँ पर भी आप ये प्रतिबंध लगा दो या कंपल्सन कर दो कि वहाँ पर भी जो एमएसपी पर जो है आप फसल लेंगे वो प्राइवेट वाले, ये आप निर्धारित कर दो। जो पहले से क्या हो जाती है, नोटिफाइड हो जाती हैं। आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट क्या कर देती है, पहले से ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित कर देती है कि किस फसल पे कितना मिलेगा। सो दैट्स वाई इन्होंने ये कहा कि वहाँ पर भी जो प्राइवेट वो हैं वहाँ पर भी इतने पर ही मिले। अमंग अदर ऑब्जेक्शंस is the amendment of Essential Commodity Act that provide lifting the stock holding limit on essential commodities। तो यहाँ पर दूसरी ऑब्जेक्शंस क्या है कि जो गवर्नमेंट ने जो कोल्ड स्टोरेज में या क्या होते हैं उसको भंडारण करने की जो लिमिट है उसको हटा दिया है, उस पर भी ये ऑब्जेक्शन खड़ा कर रहे हैं फार्मर्स। अंडर द न्यू एक्ट एनी ट्रेडेड कंपनी और एग्री बिजनेस ETC will be able to store unlimited quantity of say wheat, rice, sugar, onion and potato to for any period of time। तो यहाँ पर नए जो भंडारण के नियम है उसमें ये कहा गया है कि आप कितने भी समय तक इन सब चीज़ों का भंडारण कर सकते हो। और इन सब चीज़ों का नाम क्यों लिया गया, क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आते हैं। क्या है ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये एक अलग प्रश्न है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वो होती हैं जो सामान्य जनता की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, इन शॉर्ट आप ये समझो। तो इन सब का ये नाम यहाँ पर ले रहे हैं और साथ ही साथ इनमें से कुछ चीज़ों पर MSP भी मिलती है। सो दैट्स वाई दोनों ही कारण ये महत्वपूर्ण है, ये जो नाज इन्होंने लिखे हैं। होर्डिंग इन नॉर्मली रिलेटेड टू द स्पेकुलेशन ऑफ प्रॉफिट दैट इट फार्मर्स एंड कंज्यूमर अलाइक। तो यहाँ पर होर्डिंग जो है या भंडारण जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है कि जो उनको प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मिल जाए, क्योंकि जैसे ही मार्केट में कमी होगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे, और प्राइस बढ़ जाएंगी तो फिर वो अपना माल बेच देंगे इस हिसाब से। तो इनका ये कहना है कि फार्मर्स साथ ही साथ जो कंज्यूमर्स हैं उन दोनों को ये क्या करेगा, उनके हितों को नुकसान पहुंचाएगा। द गवर्नमेंट डिड नॉट कंसीड दिस डिमांड इन प्रपोजल टू एजिटेटिंग फार्मर विच एस्केलेट द प्रॉब्लम। तो लेकिन जो गवर्नमेंट है उसने स्वीकार नहीं किया, कंसीड मतलब स्वीकार नहीं किया इन डिमांड्स को, जो भी एजिटेटिंग फार्मर्स हैं उन उसके अंदर। तो ये एक प्रॉब्लम वाली विषय है और जिसने एक प्रॉब्लम खड़ी की है। टुगेदर द न्यू फॉर्म लॉ इनेबल अ प्राइवेट एंटिटी टू कंट्रोल एंड मोनोपोलाइज द मार्केट। टुगेदर जो नए जो फॉर्म लॉ हैं वो प्राइवेट एंटिटी को ये अधिकार देते हैं कि वो अपने मोनोपोली बना सकते हैं। कैसे, वो अलग अलग उसके वो हैं फ्लॉ हैं, तो उसके कारण वो कर सकते हैं। ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। They can hold sway over not only the rate of farmer will get his her produce, but also influence in the market price at which end produce will reach retail customer। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि मोनोपोली को भी वो कैसे रन करेंगे, वो ना केवल फार्मर्स की जो प्राइस है या जो रॉ मटेरियल है उसको अपने हिसाब से खरीदेंगे, बल्कि जो एंड कस्टमर है उसको भी अपने हिसाब से प्रॉफिट के हिसाब से चीज़ों को बेच रहे होंगे। इट इज़ अबाउट कॉर्पोरेटाइजेशन, ये मतलब बिजनेस बनाने की पूरी व्यवस्था है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली द मैकेनाइजेशंस एंड कॉर्पोरेटाइजेशंस ऑफ एग्रीकल्चर दैट इज एट सेंटर ऑफ द रिफॉर्म ओरिएंटेड लॉ इज थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ 56.7% ऑफ द फार्मर टोटल वर्कफोर्स, 86.08 ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल ऑपरेशंस लैंड होल्डिंग फार्मर्स इंगेज्ड इन फार्मर एक्टिविटी इन कंट्री। तो इनका ये कहना है कि जो फॉर्म लॉ आया है उसकी जो आधार है, उसका आधार क्या है कि एक ऐसी मैकेनिज्म बनाना जिससे कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाए एग्रीकल्चर का। ये मार्जिनल और स्मॉल लैंड फार्मर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, जिसमें लगभग 86.8% जनता काम कर रही है वर्तमान में। विदाउट अडेक्वेटली स्किलिंग ट्रेनिंग, अडेक्वेटली मतलब अपर्याप्त स्किलिंग ट्रेनिंग एंड एम्पावरिंग द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर टू
To become competitive on their land holding or less than 2 hectares, the government brought the new law through the ordinance route, and that too when country has been preoccupied and grappling with COVID-19 pandemic। तो यहाँ पर बगैर किसानों को क्या किए, शिक्षित किए या उनको ट्रेनिंग दिए हुए इन लॉ को अध्यादेश के फॉर्म में गवर्नमेंट ने लॉ कर दिया। और कब लागू कर दिया, जब जो हमारी जो पूरा का पूरा देश था वो किसके अंतर्गत या किसकी चपेट में था, कोविड-19 की चपेट में। तो ये उस समय गवर्नमेंट ने लागू कर दिए थे ऑर्डिनेंस के रूट से ये तीनों के तीनों लॉ। ऑर्डिनेंस क्या होता है, ये एक प्रकार का 6 महीने के लिए कानून लगा सकती है गवर्नमेंट कोई भी, और 6 महीने के बाद उसे कानून के रूप में पूर्णता देनी पड़ती है, नहीं तो ऑर्डिनेंस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, एक प्रकार का आदेश। रिफॉर्म एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म इन द एग्रीकल्चर सेक्टर हैव बीन एन ऑन एंड ऑफ प्रोसेस विद सक्सेसिव गवर्नमेंट सिंस द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991 एंड मोर सो अंडर द सबसीक्वेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नो। तो यहाँ पर जो रिफॉर्म है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, वो एक ऑन ऑफ प्रोसेस है कि जब जो जितनी भी गवर्नमेंट आई उन्होंने कभी सोचा कभी सोचना बंद कर दिया टाइप की चीज़ है। और जो 1991 में जो इकोनॉमिक का उदारीकरण हुआ था, आर्थिक उदारीकरण हुआ था, वो भी इसी चीज़ का था और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आगामी जो नॉर्म्स थे उनको देखते हुए था। ठीक है, एंड इवन दो द WTO सीम्स टू बी कोलैप्सिंग अंडर इट्स ओन वेट from an unequal set of rules that favor developed country, India and other developing countries fought for peace clause to pursue country-specified food security policy in keeping with their socio-economic responsibility। तो यहाँ पर जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन खुद कोलैप्स कर रहा है, क्यों कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि उस पर इस चीज़ के आरोप लग रहे हैं कि वो किसके फेवर में निर्णय लेता है, जो विकसित देश हैं उनके फेवर में निर्णय लेता है, और जो विकासशील देश हैं वो एक पीस क्लॉज मतलब एक ऐसे क्लॉज की आशा किए हुए हैं जितनी भी विकासशील कंट्री है, क्योंकि उनके लिए जो फूड सिक्योरिटी का जो फिनोमेना है वो उनको सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या मसला है, ये है सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए उनको कुछ ऐसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो सिर्फ विकसित देशों को आधार मानकर बनाए गए हैं उनको फुलफिल करना टफ हो रहा है या परेशानी आ रही है। तो जो विकासशील कंट्रीज हैं वो ये चाह रही हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कुछ नए नियम लाए जो विकासशील देशों के आधार रखते हुए या उनको ध्यान में रखते हुए बनाए जाएं। तो ये जैसा कि उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कारण आपने किस चीज़ को आर्थिक उदारीकरण किया, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन खुद ही अपनी महत्ता खो रहा है। ठीक है, domestically however parties in opposition in their time raise objections to reform in farm and retail sector। और जो डोमेस्टिकली अगर देखा जाए तो जो पार्टीज हैं अपोजिशन की वो खुद के टाइम जो रिफॉर्म की बात कर रही हैं वो खुद इस बात पर ऑब्जेक्शन खड़े कर रही हैं जो भी अभी रिफॉर्म लाए गए हैं। हैविंग सेट टारगेट डबलिंग द फार्मर इनकम 2020 द मोदी गवर्नमेंट सीम्स टू बी इन हरी। और यहाँ पर जो मोदी गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किया है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उस चीज़ में मोदी गवर्नमेंट क्या हो रही है, एकदम जल्दी में दिखाई दे रही है। येट इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन वैल्यू चेन टू स्टार्ट फ्रॉम बैकवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड लिंकेज क्या कहलाता है कि जहाँ से रॉ मटेरियल उठा और जहाँ तक जो मेन सप्लायर है वहाँ तक पहुँचा, और सप्लायर जो कंज्यूमर है वो फॉरवर्ड लिंकेज कहलाती है। बैकवर्ड लिंकेज मतलब जो पीछे वाले जितने लोग काम करते हैं किसी भी काम में, तो वो बैकवर्ड लिंकेज कहलाती है। इन शॉर्ट अगर आप ये समझो कि फैक्ट्री में जो काम बन रहा है रॉ मटेरियल वो बैकवर्ड लिंकेज का हिस्सा है, और जब वो बनकर कंज्यूमर तक पहुंचता है वो फॉरवर्ड लिंकेज का हिस्सा है। तो इन्होंने यही कहा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट द वैल्यू चेन ऑफ स्टार्ट फ्रॉम बैकवर्ड लिंकेज। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बैकवर्ड लिंकेज है उसकी जो वैल्यू चेन है वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, बैकवर्ड लिंकेज से ही स्टार्ट होनी चाहिए। द फार्मर द लास्ट मैन एज अ गांधी वुड से। तो यहाँ पर जैसे कि फार्मर्स को कहा था कि लास्ट मैन, गांधी ने कहा था फार्मर्स के लिए कि ये एक लास्ट मैन है। विल दैट लास्ट मैन बेनिफिट फ्रॉम दीज रिफॉर्म, क्या ये लास्ट मैन बेनिफिट होगा इन रिफॉर्म से? और शुड देयर बी एफर्ट टू लोअर इनपुट कॉस्ट टू मेक फार्मिंग रेम्यूनरेटिव फॉर प्रोड्यूसर्स, और या फिर
शुड देयर बी एफर्ट, क्या यहाँ पर कुछ ऐसे एफर्ट होना चाहिए कि इससे लोअर इनपुट कॉस्ट हो और जो उनका जो फार्मिंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभप्रद बनाया जा सके। Instead, farmers are now faced with new amendment to Electricity Act which proposed fully privatized distribution of power, a crucial input in farm irrigation। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि जो नया इलेक्ट्रिसिटी बिल लाया गया है उसमें जो बिजली को है प्राइवेटाइज कर दिया गया है, तो उससे फार्मर्स को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि जो इरिगेशन की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो इलेक्ट्रिसिटी पर ही बेस्ड होती है फार्मर्स की। At present, payment of MSP for notified commodity even inside designated मंडी is not mandatory। तो यहाँ पर जो MSP है वो मैंडेटरी नहीं है, चाहे मंडी ही हो, जो APMC के अंतर्गत जो मंडी आती हो उसमें भी ये कंपल्सन नहीं है कि आप MSP पर ही खरीदो। एज अ रिजल्ट अ मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स आर शॉर्ट चेंज। तो यहाँ पे इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो बहुत से फार्मर्स हैं वो MSP के नीचे भी अपनी फसल बेच देते हैं। Without the backing of law, there is no guarantee against this is new market that being conceived as what is agitating farmer। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऐसी गारंटी नहीं है कि जो फार्मर्स जिस बाजार की कल्पना हम कर रहे हैं फार्मर्स के लिए वो फलीभूत होगी। कंसीव्ड मतलब कल्पना करना। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग हैव बिकम प्रॉब्लम फॉर बिग टिकट फार्मिंग सीकिंग इकोनॉमिक ऑफ स्केल इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो यहाँ पर जो फ्रेगमेंटेड फार्मर है मतलब छोटे छोटे किसान हैं वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगे जब आप ये कहोगे कि एक बड़े फॉर्म में आप एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करोगे। तो ये छोटी छोटी कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियां जब एक साथ काम करेंगे तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ऑफ स्केल ऑफ कॉम्पिटिटर द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट्स रिफॉर्म ओरिएंटेड फॉर्मेशन ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी एज पीने का फॉर ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स सेक्टर। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट पीने का मतलब हर एक रामबाड़ के इलाज के लिए गवर्नमेंट ये सोच रही है कि वो एक अपनी खुद की कंपनीज बनाएंगे जो इन सब चीज़ को रेगुलेट करेगी। इट हैज़ फिक्स्ड एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ सेटअप 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बाय 2013-24 विच मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी और कोऑपरेटिव टू रन फार्मिंग एज अ बिजनेस। तो यहाँ पर ये फिक्स्ड हो गया है एक एम्बिशियस टारगेट, महत्वाकांक्षी टारगेट कि 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे जो अपने के खुद के लिए एक फार्मिंग या बिजनेस कोऑपरेटिव की तरह रजिस्टर्ड करेंगे और इस चीज़ को क्या कर रहे होंगे, रन कर रहे होंगे। Dovetailed into this plan is the requirement for FPO on hire the services on experienced resource institution as a promoter। तो यहाँ पर जो डोवटेल्ड मतलब एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए ये है कि यहाँ पर जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनको क्या किया जाए, हायर किया जाए। द प्रमोटर कैन बिलोंग्स टू द प्राइवेट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रमोटर हैं हो सकता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी हों, आर्म ऑफ द मेगा कंपनी और एग्री बिजनेसेस, और वो हो सकता है किसके अंग हों कि जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं उनके अंग भी हो सकते हैं। which claim know how to availing the government grant tax rebate can leverage official scheme। तो यहाँ पर वो एक जैसे गवर्नमेंट कंपनियों के बड़ी बड़ी कंपनियों के अगर वो अंग होंगे तो कहाँ वो उनको फ्लो मालूम होगा और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाना है, दे कैन ईजीली अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं चीज़ों को। दस एन एग्रीकल्चर बिजनेस कैन हैव इट्स पुट इन टूर इवन बिफोर द FPO इज रजिस्टर्ड। तो यहाँ पर इससे पहले वो पहले से ही धड़ाम हो जाएगा एग्रीकल्चर बिजनेस, उससे पहले ही, किससे पहले कि जब FPO रजिस्टर्ड होंगे। गवर्नमेंट गाइडलाइन फैसिलिटेट दिस इवन दो द आइडिया वाज फ्लोटेड ऑलमोस्ट 2 decades ago when company law was amended to enable this only 881 FPO have been registered so far। और यहाँ पर ये जो आइडिया है FPO का वो 2 दशक पहले ही आ चुका था जब कंपनी लॉ अमेंड हुआ था, और तब से आज तक सिर्फ 881 FPO ही रजिस्टर हुए हैं अभी तक। सिग्निफिकेंटली द स्वदेशी जागरण मंच एन एफिलिएटेड ऑफ द रूलिंग जनता पार्टी हैज वैक्ड गारंटी पेमेंट ऑफ द MSP फार्मर ऑफ द ग्रोवर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड बाय बिग प्रोक्योरमेंट कंपनी। तो यहाँ पर जो स्वदेशी जागरण मंच है जो कि भारतीय जनता पार्टी का ही एक अंग है, उसने भी MSP को सपोर्ट किया है और साथ ही साथ ये कहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां उनका मिसयूज ना करने लगें।
सो दैट्स वाई वो सपोर्ट कर रहा है एमएसपी के लिए। नीड फॉर कंसेंसस, सहमति की आवश्यकता है। फॉर नाउ इट विल अप्रोप्रिएट फॉर द गवर्नमेंट टू पुट होल्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंटेंटियस piece of legislation and initiate widespread, transparent and participate consultations with all stakeholders including the gram panchayat to arrive informed decision by consensus। तो इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो ये कंटेंटियस पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, मतलब जो विवादास्पद लेजिस्लेशन है, उनको अभी रोक देना चाहिए और साथ ही साथ एक बहुत व्यापक रूप से पंचायती लेवल पर जो भी जितने भी स्टेक होल्डर हैं, मतलब जो जो उनसे जुड़े हैं फार्मिंग से, उन सभी से बात करनी चाहिए और उन सब की सहमति के बाद उनको फिर अमेंड करना चाहिए। वॉट एवर वी क्रिटिसिज्म ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल सेटअप ड्यूरिंग द प्रीवियस यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस regime, it plays significant role in making pupil the right-based National Rural Employment Guarantee Act एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो इनका ये कहना है कि कुछ भी क्रिटिसिज्म हुआ हो यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई ये फूड सिक्योरिटी एक्ट और फूड गारंटी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, लेकिन इन्होंने एक सिग्निफिकेंट या महत्वपूर्ण रोल अदा किया है अभी तक। सच एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फार्मर राइट इज नीड ऑफ द हॉर। तो ऐसी एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत है फार्मर्स के राइट के लिए, तो इस चीज़ की ज़रूरत है और बस गवर्नमेंट ध्यान दे, बाकी यही सब है। गार्गी प्रसाद इज सीनियर जर्नलिस्ट बेस्ड ऑन न्यू दिल्ली, तो ये इनके बारे में है। सो थैंक यू फॉर दिस, आई होप यू एंजॉय दिस, थैंक यू।